जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते, रोया नहीं करते। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा घड़ी वणक्कम दोस्तों। आज मैं राहुल हरलाल का आप लोग के सामने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर टू डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेक्चर शुरू करने के पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि लेक्चर वन में हमने क्या देखा था। लेक्चर वन में हमने देखा कि किसी भी सामान के अगर हम लोग सूक्ष्म में जाते जाएंगे, उसको तोड़ के छोटा करते जाएंगे, तो जो सबसे छोटी चीज़ मिलेगी उसका नाम हमने क्या दिया? एटम। फिर हमने सोचना शुरू किया क्या एटम के अंदर भी कुछ होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें क्या मालूम पड़ा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। उसी डिस्चार्ज ट्यूब में जब हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया तो हमें मालूम पड़ा एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है। तो लास्ट क्लास हमने क्या देख लिया था कि एटम के अंदर हमारे पास दो तरह की चीज़ें थी, एक थी इलेक्ट्रॉन और दूसरा था प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, या इसी को अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 1/1834 AMU भी कह सकते हैं। प्रोटॉन पे मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली होता है हमारा 1 AMU। इसके बाद हमने देखा कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है मेरा -E और प्रोटॉन पे चार्ज होता है +E, जहाँ पे E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कुलम। अब क्या हुआ कि अब पूरी दुनिया के लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई एटम के अंदर दो टाइप की चीज़ें हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन। पर ये दो टाइप की चीज़ें एटम के अंदर रहती कैसे है, आखिर एटम दिखने में कैसा होता है। तो पूरी दुनिया अब रिसर्च करने में लग गई कि भाई हमारा एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अब हमारा जो मुद्दा हुआ वो ये उठ के आता है कि एटम का स्ट्रक्चर आखिर है कैसा। तो उस समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन साहब ने क्या कहा, जो हमारा एटम है ना, ये एटम एक तरबूज की तरह है। एटम कैसा है हमारा? एटम एक तरबूज की तरह है। ठीक है भाई, हमने समझ लिया एटम क्या है, एक तरबूज की तरह है। पर जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो कैसे है? तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया कि जो तरबूज के अंदर ये जो लाल वाला हिस्सा होता है ना, जो कि फैला हुआ होता है, ये लाल वाला हिस्सा हमारा क्या है? ये लाल वाला हिस्सा है प्रोटॉन। उन्होंने क्या कहा कि जो एटम के अंदर हमारा प्रोटॉन होता है ना, वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो क्या है हमारा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन एक जगह है, प्रोटॉन क्या है? फैला हुआ है चारों तरफ। इसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चीज के लिए हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डी लोकलाइज्ड। उन्होंने क्या कहा कि हमारा प्रोटॉन कैसा है? हमारा प्रोटॉन डी लोकलाइज्ड है, मतलब प्रोटॉन हमारा एटम के अंदर फैला हुआ है। फिर जो तरबूज के अंदर बीज होता है ना, उन्होंने क्या कहा कि ये जो बीज है ये क्या है? ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारा बेसिकली कैसा हो गया? इसके लिए जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग वर्ड करते हैं यूज लोकलाइज्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन फैला हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, मतलब वो क्या है? लोकलाइज्ड। तो देखो, दो वर्ड हमारे पास एक नया आता है, एक वर्ड आता है डी लोकलाइज्ड और एक वर्ड आता है हमारे पास लोकलाइज्ड। हम लोग इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डी लोकलाइज्ड मतलब होता है फैला हुआ। डीलोकलाइज मतलब कोई भी चीज़ क्या है? फैला हुआ है। लोकलाइज्ड मतलब वो एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन है उसका। जैसे कि समझते हैं हम लोग, मान लो हमारे पास दो पंखे हैं, एक पंखा नंबर ए
और दूसरा पंखा नंबर बी। पंखा नंबर ए मेरा रुका हुआ है और जो पंखा नंबर बी है मेरा, ये क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि पंखा नंबर ए की पंखुड़ी कहाँ है, आप मुझे बता पाओ कि हाँ भाई डेफिनेटली ये इसी जगह पे है, यहाँ पे है। मतलब यहाँ पे पंखे की पंखुड़ी क्या है, अभी लोकलाइज्ड है। लेकिन अगर ये जो पंखा हमारा घूम रहा है, मैं इसमें आपसे पूछूं कि ये पंखे की पंखुड़ी कहाँ है, तो आपको पंखे की पंखुड़ी दिख रही होगी क्या, नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ये तो गोल गोल घूम रहा है। आप बस क्या बताओगे कि वो इस एरिया के अंदर कहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा केस बी है, यहाँ पे पंखे की पंखुड़ी क्या हो गई है, डी लोकलाइज्ड हो गई है। ठीक है। तो थॉमसन साहब के हिसाब से हमारा एटम कैसा था, हमारा एटम तरबूज की तरह था, जहाँ पे जो हमारा प्रोटॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में लोकलाइज्ड है। थॉमसन साहब ने इसी मॉडल को हम लोग कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं वाटर मेलन मॉडल ऑफ एटम। चलो ठीक है। तो अभी हमें क्या मालूम पड़ गया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तरबूज की तरह होता है। चलो अब धीरे धीरे इंसानों ने यही मानना शुरू कर दिया कि भाई हमारा एटम कैसा होता है, तरबूज की तरह होता है। लेकिन फिर इंसान का मानसिक विकास और हुआ, इंसान ने और सोचना शुरू किया, धीरे धीरे साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही थी। अब इमेजिन करो कि आप लोग मार्केट में कुछ खरीदने गए, आप लोग मार्केट में क्या गए, कुछ सब्जी खरीदने गए। आपने एक झोले में 5 केजी ऑरेंज खरीदा और 3 केजी एप्पल खरीदा। तो अब मेरे को ये बताओ इस बैग का वजन कितना होगा। एकदम सही कहा, इस बैग का वजन कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 केजी। पर सोचो, आप ये बैग में 5 किलो ऑरेंज डाला और 3 केजी आपने एप्पल डाला, और जब आपने घर पे आके तराजू पे इस बैग को तौला तो ये बैग का वजन निकल गया 10 केजी। क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या, सोचो। अरे बैग का वजन 2 केजी कैसे हो सकता है भाई, बैग तो बहुत ही हल्का होगा ना। पर सोचो ऐसा हो रहा है, आपने 8 केजी का सामान खरीदा पर बैग का वजन 10 केजी बता रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बैग में पहले से भी कुछ और था जो हमें पता नहीं चल पा रहा था। तो इसी तरीके से क्या हुआ, जब हमने एटम को देखा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वजन निकाला और पूरे एटम का वजन निकाला, तो हमने क्या देखा, एटम का जो वजन है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वजन से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी है कि नहीं है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी है जो हमें अभी मालूम नहीं पड़ा था कि वो क्या है। तो हुआ क्या कि इसके बाद 1932 में जेम्स चैडविक साहब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बेरिलियम की शीट ली। उन्होंने किसकी शीट ली, उन्होंने एक बेरिलियम की शीट ली और उन्होंने इस बेरिलियम की शीट पे कुछ अल्फा पार्टिकल थ्रो किया। क्या थ्रो किया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल थ्रो किया। अब सवाल आता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अभी के लिए हम लोग ये समझते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल होता है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका मास थोड़ा सा भारी होता है। वो हल्का नहीं है, वो कैसा है, वो एक भारी चीज़ है। अगर प्रिसाइसली अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल के बारे में जानना चाहे तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली होता है मेरा He2+ आयन। ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल इस बेरिलियम की शीट पे टकराया, उन्होंने देखा कि कुछ रेडिएशन बाहर निकला। उन्होंने क्या देखा कि कुछ रेडिएशन बाहर की तरफ निकला। इस रेडिएशन की जब उन्होंने प्रॉपर्टी स्टडी की तो उन्होंने क्या पाया, ये जो रेडिएशन है इस पे जो चार्ज है, ये चार्ज क्या है, न्यूट्रल है। मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं था। हमें कैसे पता चला इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, तो हमने क्या किया, इस रेडिएशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला। तो हमने देखा ये रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट नहीं हो रहा है, ना ही ये पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो रहा है, ना ही ये नेगेटिव की तरफ डेविएट हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो रेडिएशन है ये कैसा रेडिएशन है, ये एक न्यूट्रल रेडिएशन है।
फिर हमने देखा इसके मास का, तो हमने क्या पाया कि जो इसका मास है ये ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्वल ही था। एक्चुअली में प्रोटॉन से एकदम हल्का सा थोड़ा सा भारी था। तो इसका मास क्या है, नियरली इक्वल टू प्रोटॉन, स्लाइटली लार्जर। हल्का सा क्या था, उससे ज्यादा था। तो नील बोर ने क्या कहा, अगर इसे ही हम लोग केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में देखना चाहे तो ये हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि बेरिलियम में जब हमने अल्फा पार्टिकल से हिट किया बेरिलियम के मेटल को, तो हमने क्या पाया कि एक तो कार्बन में कन्वर्ट हुआ, प्लस एक रेडिएशन इमिट हुआ। इस रेडिएशन को ही हमने क्या कहना शुरू कर दिया, इस रेडिएशन को ही हमने कहना शुरू कर दिया न्यूट्रॉन। क्या कहना शुरू कर दिया हमने इस रेडिएशन को, न्यूट्रॉन। तो अब कहानी क्या बनती है हमारी कि एटम के अंदर दो चीजें नहीं है, एटम के अंदर हमारे पास अब तीन चीजें हो गई हैं। पहला चीज क्या है, प्रोटॉन। दूसरा चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन। और तीसरा चीज क्या है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमारा कैसा होता है, प्रोटॉन में चार्ज होता है पॉजिटिव प्लस ई, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है माइनस ई। और न्यूट्रॉन हमारा कैसा है, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल है सॉरी। प्रोटॉन का मास कितना होगा, प्रोटॉन का मास होगा मेरा अप्रोक्सीमेटली 1 AMU। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 1/1834 AMU। और न्यूट्रॉन का भी मास अप्रोक्सीमेटली 1 AMU होता है। तो अब जैसे ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो जो थॉमसन साहब ने कहा था कि एटम तरबूज की तरह होता है, क्या थॉमसन साहब ने अपने एटम में न्यूट्रॉन का जिक्र किया, नहीं किया ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि थॉमसन साहब के मॉडल में भी क्या है, कुछ गड़बड़ी है, वो पूरा का पूरा सच नहीं है। तो अब फिर से दुनिया जीरो पे पहुंच गई। अब फिर पूरी दुनिया सोचने लग गई भाई कि एटम कैसा होता है, एटम गोल होता है, चौकोर होता है, आखिर एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो फिर से अब हमारा एक बार सवाल उठ के आया कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखो अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। इनके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। पर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझने के पहले हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं। इमेजिन करो आपने क्या किया, आपने 20,000 बॉल लिया। ऐसे देखो, रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने बहुत सारे बॉल्स लिए। क्या किए, बहुत सारे उसने क्या किए, बॉल्स लिए, और उन्होंने एक दीवार पे ये बॉल को मारा। तो सोचो, अगर इस दीवार पे आप बॉल को मारोगे, मान लो ये दीवार है, ये हाथ मेरा, और यहाँ पे आप बॉल को फेंक रहे हो, तो क्या होगा सोचो, सोचो क्या हो रहा है, बॉल टकरा के वापस आएगा, यही होगा ना। तो रदरफोर्ड ने भी यही सोच के बॉल को दीवार पे मारा था। पर इमेजिन करो अगर आप 10,000 बॉल को दीवार पे मारो और लगभग लगभग सारे के सारे बॉल टकराने के बजाय दीवार के आर पार चले जाए, तो आपको कैसा लगेगा, झटका लगेगा ना, लगेगा ना ये क्या हो गया, अरे जादू हो गया, कुछ समझ में नहीं आएगा ना। सोचो आप एकदम बैफल्ड हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। सेम चीज हुआ रदरफोर्ड के साथ। अब रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक्चुअली में बॉल नहीं लिया था, रदरफोर्ड ने लिया था अल्फा पार्टिकल। रदरफोर्ड ने क्या लिया था, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल लिए, और उसने ये अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा गोल्ड फॉइल में। किसमें, इसने फेंक के मारा ये चीज गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा, इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड का 3 ऑब्जर्वेशन आया। सबसे पहले अगर हम लोग इसके ऑब्जर्वेशन की बात करें, तो सबसे पहले तो रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि रदरफोर्ड ने जो 20,000 बॉल फेंका था, इस 20,000 बॉल में लगभग लगभग सारे के सारे बॉल क्या हो गए, इस दीवार के आर पार चले गए। ये सारे के सारे बॉल क्या हो गए, दीवार के आर पार चले गए। लगभग लगभग 20,000 में से 19,800 बॉल क्या हुआ, दीवार के आर पार चला गया। फिर उन्होंने और क्या ऑब्जर्व किया भाई, दूसरा चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लगभग लगभग 199 बॉल, मतलब कुछ बॉल ऐसे थे जो क्या हो रहे थे, छोटे मोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। मतलब क्या, वेरी फ्यू
balls gets deflected by स्मॉल एंगल। देखो हुआ क्या था, रदरफोर्ड ने 20,000 बॉल लिया। जब उन्होंने 20,000 बॉल को दीवार पे फेंका तो उन्होंने क्या देखा कि लगभग लगभग सारे के सारे क्या हो गए, दीवार के आर पार चले गए। कुछ में क्या हुआ, छोटा मोटा डिफ्लेक्शन आया, और कुछ कुछ मतलब बहुत ही कम ऐसे बॉल थे जो टकरा के वापस आए। अब ये ऑब्जर्वेशंस देख के रदरफोर्ड का दिमाग एकदम चकरा गया। उन्हें समझ में नहीं आ पा रहा था कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। आप सोचो ना, आपके सामने दीवार है, आप उस पर 10,000 बॉल फेंकोगे तो आपको क्या लगेगा, बॉल टकरा के वापस आना चाहिए ना, पर ऐसा हो नहीं रहा था। सारा का सारा बॉल टकराया और दीवार के आर पार चला गया। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला वो हम लोग देखते हैं। तो कंक्लूजन निकालने के पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, एकदम वो क्या हो गए, सीधे के सीधे चले गए। वेरी फ्यू बॉल्स, बॉल से मेरा मतलब क्या है, अल्फा पार्टिकल्स, जो बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, छोटे मोटे एंगल से उनका डिफ्लेक्शन हुआ। और तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, वेरी 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 फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। कितना अल्फा पार्टिकल, 20,000 में लगभग लगभग सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, पीछे की तरफ आया। अब सोचो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो देखो हमने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, सीधा जा रहा है। अब सोचो अगर दीवार में आपने बॉल फेंका और सारे के सारे बॉल दीवार के आर पार चले जाए, सिर्फ कुछ ही बॉल टकरा के वापस आए, इससे आप क्या सोच सकते हो कि ये जो दीवार आपको एकदम गाढ़ा दिख रहा है, एकदम डेंस दिख रहा है, वो एक्चुअली में डेंस नहीं है। दीवार क्या है, एक्चुअली में हॉलो है। हमें दिख रहा है कि वहाँ पे मैटर है, पर एक्चुअली में वहाँ पे कोई मैटर है ही नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड का कंक्लूजन निकलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, मतलब एटम दिखने में डेंस लग रहा है, पर एटम के अंदर लगभग लगभग जो 99% स्पेस है वो क्या है, खाली है। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि बहुत छोटे पार्टिकल्स क्या हुए, बहुत कम मात्रा में कुछ पार्टिकल्स थे जो कि छोटे मोटे एंगल पे इधर उधर आजू बाजू डिफ्लेक्ट हो गए। इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। मान लो हमारा ये दीवार था, मान लो हमारा ये बड़ा सा एक दीवार है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, अब क्या हुआ, इस दीवार का सेंटर पॉइंट मेरा ये है, तो जो अल्फा पार्टिकल हमने दूर से फेंका था वो क्या हो रहा था, सीधा चला जा रहा था। फिर हम लोग सेंटर के पास आए, उसको फेंका, वो भी क्या हुआ, सीधा चला गया। फिर और पास आए, वो भी क्या चला गया, सीधा चला गया। फिर जब और सेंटर के पास आते गए तो हमने क्या देखा कि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। फिर जब हम लोग और पास गए तो हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारा डिफ्लेक्शन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर जब हम लोग और एकदम इस सेंटर के पास आए तो हम लोगों ने क्या देखा कि वो बाउंस बैक कर गया। फिर जब हम लोग दूर गए सेंटर से तो हम लोगों ने देखा क्या कि फिर डिफ्लेक्शन बढ़ा। फिर हम लोग जब और दूर गए तो हम लोग देख क्या रहे थे कि डिफ्लेक्शन हमारा घटता चला गया जा रहा था। और दूर गए तो हमने क्या देखा, डिफ्लेक्शन हमारा और कम होता जा रहा है। जब और दूर आते गए तो हमने देखा कि वापस से वो क्या होने लग गया, सीधा जाने लग गया। अब तुम ये सोचो डिफ्लेक्शन किसका हो रहा था, जो उस दीवार के कॉर्नर से जा रहे थे ये चीज़ तो हमारी डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। डिफ्लेक्ट कहाँ पे हो रहा था, जैसे जैसे हम लोग सेंटर की तरफ जा रहे थे हमारा डिफ्लेक्शन क्या होता जा रहा था, डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ता चला जा रहा था। और जब सेंटर पे आए तब क्या हुआ, वो बाउंस बैक किया। जो सेंटर वाला अल्फा पार्टिकल था एग्जैक्टली सिर्फ वही बाउंस बैक हुआ। तो देखो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। इससे हम अब सोचो
अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज है हमारा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब तुम सोचो, अगर एटम के बीच में कुछ न्यूट्रल चीज होती तो ये अल्फा पार्टिकल कैसा होता, सीधा चला जाता, ये डिफ्लेक्ट थोड़ी ना होता। अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, क्योंकि एक पॉजिटिव जब दूसरे पॉजिटिव के बगल में आएगा तो क्या होगा, अपना रास्ता बदल लेगा और डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर सोचो ये मेरा ये हाथ न्यूट्रल है और यहाँ से कोई पॉजिटिव चीज आ रही है तो ये क्या होगा, ये सीधा निकल जाएगा। लेकिन अगर मेरे हाथ में कोई पॉजिटिव चीज़ है तो जब ये यहाँ से पॉजिटिव चीज़ आएगी तो ये जैसे इसके पास से गुजरेगी इस पर रिपल्शन होगा और ये क्या होगा, एक एंगल पे डिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। सेम चीज़ हो रहा था रदरफोर्ड के साथ। तो इससे रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि एट सेंटर ऑफ एटम there is some positive charge। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, पर अब ये बताओ डिफ्लेक्शन ज़्यादा का हो रहा था या कम का हो रहा था। हमने ये देखा 20,000 में लगभग लगभग 200 के आसपास ही अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब जो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज छोटा है कि बड़ा है। अगर वो बड़ा होता तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते ना, पर डिफ्लेक्शन किसका हो रहा था, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हो रहा था। इसका मतलब एटम के बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज क्या है, उसका साइज बहुत 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 ही छोटा छोटा है एटम का, एटम के कंपैरिजन में। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे, इस पॉजिटिव चार्ज का साइज कैसा होगा, इस पॉजिटिव चार्ज का जो हमारा साइज होगा ये क्या होगा, वेरी 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 स्मॉल एज कंपैरिजन टू साइज ऑफ एटम। चलो हमने ये देख लिया। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि बहुत फ्यू अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, बाउंस बैक हो रहे हैं। आप सोचो एक बार कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो हमारा दीवार एक कागज का बना है। दीवार किसका बना है, एक कागज का बना है। अब सोचो अगर आप दौड़ते हुए जाओ इस दीवार से तो आप क्या होगे, इस कागज को फाड़ के आप आगे चले जाओगे। सोचो यही होगा ना, या तो आप कागज को फाड़ के आगे चले जाओगे या कागज को अपने साथ लेके आगे भाग जाओगे। आप टकरा के वापस तो नहीं आओगे ना। लेकिन सोचो अगर यही दीवार तुम्हारा सीमेंट का बना है, बहुत मजबूत दीवार, इसमें ईंटा पत्थर सब कुछ है, तो क्या होगा, आप जब इस दीवार से टकराओगे तो आपका सर हो सकता है फट जाए या ना फटे, पर आप जिस दीवार से टकरा के वापस भागोगे कि नहीं भागोगे, सोचो। टकरा के आप बाउंस बैक हो जाओगे ना। तो ऐसे ही सेंटर पे हम लोग क्या फेंक रहे थे, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हल्की चीज़ है कि भारी चीज़ है, डेफिनेटली वो भारी चीज़ है। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4 mu, क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो अल्फा पार्टिकल क्या है हमारा, भारी चीज है। अब एक भारी चीज आ रही थी, वो इससे टकराई। अब सोचो ये मेरा हाथ अगर हल्का होता तो ये भारी चीज क्या होता, इस हाथ के साथ आगे भाग जाता। पर हो क्या रहा है कि एक भारी चीज आ रही है, इससे टकरा रही है और फिर ये वापस जा रही है। इसका मतलब जो मेरा हाथ बना हुआ है वो क्या है, एक्चुअली में बहुत भारी सामान का बना हुआ है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एटम के सेंटर पे ये जो पॉजिटिव चार्ज था ना, जो इसका मास है ये क्या है, बहुत भारी है। एक्चुअली में ये इतना भारी है ना, हाँ, कि ऐसा हमें लगता है कि एटम का पूरा मास इस सेंटर पे ही कंसेंट्रेटेड है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इससे कंक्लूजन निकला कि ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ एटम इज कंसेंट्रेटेड एट सेंटर। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। तुम सोचो अगर यहाँ पे कोई भारी चीज होता, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई भारी चीज होता तो अल्फा पार्टिकल आता, इससे टकराता और क्या होता है, यहीं पे रुक जाता है, यहाँ से वापस चला जाता। पर यहाँ से कोई टकरा के वापस नहीं गया ना, टकरा के कहाँ से वापस गया, सिर्फ सेंटर पे। इसका मतलब एटम का पूरा मास कहाँ है, एटम के सेंटर पे है। और यहाँ साइड में जो भी चीज़ होगी उसका मास क्या होगा, बहुत ही हल्का होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो 3 ऑब्जर्वेशन हमारा क्या निकल के आया कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या है, एम्प्टी है। एटम के सेंटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसका साइज क्या है, बहुत ही छोटा है। और वो जो छोटा चीज़ है उसका मास क्या है, बहुत ही भारी है। तो इस
3 ऑब्जर्वेशन पे रदरफोर्ड ने अपना एटम का एक स्ट्रक्चर दिया। अब सोचो एटम के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ थी, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था। अगर हम लोग मास का बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने बहुत 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 कम है कि नहीं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली कितना था, 1 AMU था। इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, 1/1834 AMU। तो उन्होंने क्या कहा, एटम के बीच में एक छोटी सी जगह है, इस छोटी सी जगह पे एटम का सारा मास है। और मास किस किस वजह से है, मोस्टली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो इन्होंने क्या कहा, एटम में जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, वो सारा का सारा कहाँ रहता है, एटम के सेंटर पे रहता है। अब सोचो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है पर प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो सेंटर हो गया ये पॉजिटिव चार्ज हो गया कि नहीं हो गया। इसी सेंटर को बाद में हमने किस नाम से पुकारा, इसी सेंटर को हमने बाद में पुकारा न्यूक्लियस के नाम से। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का है, तो उन्होंने कहा मान लो इतना बड़ा हमारा एटम है, तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऐसे ही आवारा बच्चे की तरह क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। समझ में आया। तो उन्होंने एटम के बारे में क्या बताया, एटम के बीच में न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। कोई दिक्कत। एक चीज और समझते हैं, इन्होंने क्या बताया था कि 99% स्पेस क्या है, एम्प्टी है। तो तुम एक बार सोचो, अगर एटम हमारा क्रिकेट बॉल है, मतलब एटम कैसा है हमारा, एक क्रिकेट बॉल है, तो सोच, सॉरी एटम नहीं, न्यूक्लियस हमारा अगर एक क्रिकेट बॉल है, तो सोचो एटम कितना बड़ा होगा। एक स्टेडियम के बराबर, नहीं नहीं और भी बड़ा है। 10 स्टेडियम के बराबर, नहीं नहीं और भी बड़ा है। तुम इमेजिन करो एक जिला पूरा, या इमेजिन करो एक शहर जिसका डायमीटर कितना हो, 10 किलोमीटर। कितना, 10 किलोमीटर। उतना बड़ा एटम होगा। सोचो एट न्यूक्लियस अगर एक क्रिकेट बॉल के बराबर, क्रिकेट बॉल यार कितना होता है, सिर्फ इतू सा होता है, तो हमारा एटम कितना बड़ा है, बहुत 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 ज़्यादा है। एक जो छोटे मोटे जिले होते हैं ना, उस साइज के बराबर का एटम है हमारा। अब सोचो तुम एक चीज़, हमें दिखने में लग रहा है कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर इतने बड़े स्पेस का मतलब एक पूरा जिला का मास कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ एक क्रिकेट बॉल पे है। मतलब एटम का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एटम का सारा मास उसके सेंटर पे कहीं पाया जाता है। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो अगर हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस के साइज और एटम के साइज के ऑर्डर को कंपेयर करें, तो न्यूक्लियस का साइज जो होता है, या जो हमारा एटम का रेडियस होता है, एटम का रेडियस इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स ऑफ न्यूक्लियस का रेडियस। ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक बात और समझने की जरूरत है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहा, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के चारों तरफ क्या होगा, घूमता रहेगा। पर इन्होंने कोई ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन का जहां मन करेगा वो वहां घूमेगा एटम के चारों तरफ। ठीक है। उन्होंने एक स्पेसिफिक ऑर्बिट का बात नहीं किया। देखो एक चीज समझना, रदरफोर्ड ने कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट का बात अभी तक नहीं किया है। ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो रदरफोर्ड प्रॉब्लम के बारे में जब हम लोगों ने देखा, रदरफोर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में, तो धीरे धीरे साइंटिस्ट लोगों ने जब इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो उन्हें एक गलती दिखी। अब सोचो अगर आप लोग घूमोगे तो आप लोग थकोगे कि नहीं थकोगे, बिल्कुल थकोगे। तो इलेक्ट्रॉन भी जब घूम रहा था ऐसे गोल गोल, तो क्या हो रहा था, वो थकेगा। वो थकेगा तो क्या करेगा, अपनी एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। तो वो एनर्जी इमिट करेगा तो इसका रेडियस क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एटम से आके, न्यूक्लियस से आके कोलैप्स कर जाएगा। तो दिक्कत क्या था यहाँ पे, अगर इसको हमें लिखना हो तो इसे हम लिखेंगे कैसे। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि मैक्सवेल साहब ने क्या कहा था, कि कोई भी एक्सिलरेटेड चार्ज होगा ना, कोई भी एक्सिलरेटेड चार्ज होगा, तब ये क्या करेगा, एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ये हमेशा
एनर्जी को इमिट करता है। अब सोचो अगर वो एनर्जी को इमिट करेगा तो उसके अंदर से एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, वो स्पाइरल पाथ लेके फाइनली क्या हो जाना चाहिए था, न्यूक्लियस के साथ जाके उसको कोलैप्स कर जाना चाहिए था। अगर वो न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एटम ब्लास्ट हो जाएगा, पर ऐसा होता तो नहीं है ना। तो अब पूरी दुनिया को क्या लगा यार, ये जो रदरफोर्ड का मॉडल था ये काफ़ी चीज़ें तो एक्सप्लेन कर पा रहा है, पर ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। मतलब इसमें भी कुछ ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है ना। खैर अब इसमें जो भी गड़बड़ी थी वो हम लोग बाद में देखेंगे, पर साइंस हमारा अब थोड़ा आगे बढ़ चुका था। शुरुआत हमारी कहाँ से हुई थी, एटम को एक तरबूज मान के। पर अब हमारा एटम तरबूज नहीं रहा, अब हमारा एटम कैसा रहा, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अब मन में ये सवाल आता है एक बार कि यार इन लोग जब सब कुछ गलत ही थे तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, या इसका क्या वजूद है। तो बात समझो, देखो इन लोगों ने जो कंक्लूजन निकाला वो गलत हो सकता है, पर ऑब्जर्वेशन गलत नहीं हो सकता है कभी। 20,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल टकरा के आया, वो एकदम सही बात है कि वो तो हमेशा ही होगा। गलत क्या होगा हमारा, गलत हमेशा कंक्लूजन होगा, ऑब्जर्वेशन कभी भी गलत नहीं होगा। पर फिर भी यार गलत क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। अब आप एक बात समझो, अगर हम लोग ये चीज़ नहीं जानेंगे तो हम लोग भी फिर से वही गलतियां दोहराएंगे ना। हम लोग क्यों जान देख, आप लोग को लाइफ में कोई दिक्कत हो तो अपने बड़ों से या अपने मम्मी पापा से कुछ पूछते होंगे ना। आप क्यों पूछते होंगे, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी का अनुभव है, उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं। तो आप उनकी गलतियों से क्या होते हो, सीखते हो, ताकि आप वो गलतियां ना दोहराओ, आप उससे एक बेहतर इंसान बन सको। तो हम लोग भी इसीलिए पढ़ते हैं ताकि जब हम लोग रिसर्च करें तो हम लोग सेम गलती ना दोहराए। हम लोग कोई नई गलतियां दोहराए हो सकता है, पर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग उनसे एक कदम आगे होंगे, और इस तरीके से दुनिया क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है। तो अब हमने देखा कि रदरफोर्ड मॉडल कैसा होता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चलो धन्यवाद, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहो।